हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट, इस चैनल पर मिलेगा आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है और उसकी स्थापना हम लोग किस प्रकार की जाती है वो हम लोग किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था E बराबर 1/4πε0 2p/r³। स्टूडेंट्स, अब की बार हम लोग डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q चार्ज है और ये यहाँ पर एक +q चार्ज है। दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर रख दिया गया है। दोनों को एक दूसरे से 2l दूरी पर स्टूडेंट्स रख दिया गया है। तो अक्षीय स्थिति क्या होता था स्टूडेंट? इसी दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के पथ पर किसी भी बिंदु पर कोई कहीं पर भी इसी के पथ पर कहीं पर भी कोई बिंदु होता था तो वो इसके अक्ष में आता था, इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती थी। और इसके मध्य बिंदु के लंबवत अगर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, तो वो होगा इसका निरक्ष या विषुवत तल या अनुप्रस्थ स्थिति। चाहे अनुप्रस्थ कहें, चाहे निरक्ष कहें, चाहे विषुवत कहें, ये तीनों बात क्या है? एक ही है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डायग्राम पर। पहले इसके चित्र पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये -q चार्ज है और ये हमारा +q चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी स्टूडेंट्स क्या है? 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या है स्टूडेंट्स? 2l है। इसको बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जानते भी होंगे, अगर कोई भी चीज अंडर रूट में है, जैसे यक्स अंडर रूट में है, तो इसका मतलब होता है इस पर पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स उस पर पावर 1/2। किसी पर भी पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आइए बाद में इसका यूज करेंगे, लेकिन ये हमको जानना चाहिए। हम लोग अभी चित्र पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। अब इसके मध्य बिंदु से स्टूडेंट्स लंबवत निरक्ष में कोई बिंदु क्या है? P है। इसके मध्य बिंदु के लंबवत निरक्ष में कोई बिंदु क्या है स्टूडेंट्स? ये बिंदु है P। अब इस P बिंदु पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम आवेश से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि निरक्ष से इसकी दूरी कितनी है? r है। मान लीजिए कि ये कितनी दूरी पर स्टूडेंट्स? r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। निरक्षीय स्थिति में ये बिंदु P कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो इसके लिए हम क्या करते थे? उसमें भी आवेश से बिंदु की दूरी ज्ञात किए थे, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम आवेश से बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और इसके निरक्ष का मतलब इसके मध्य बिंदु के लंबवत एक बिंदु लेंगे। वो बिंदु r दूरी पर होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोई आवेश होना चाहिए, और कोई आवेश नहीं है तो हम एक धन परीक्षण आवेश मानेंगे। धन परीक्षण आवेश मानेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ये बिंदु P है और यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश हम क्या करेंगे? मानेंगे। तो अब इस बिंदु की दूरी हम P से ज्ञात करेंगे और इस बिंदु की यहां से ज्ञात करेंगे। इस P की दूरी +q से ज्ञात करेंगे और इस P की दूरी हम क्या करेंगे? -q से ज्ञात करेंगे। दोनों के ये दूरी हम यहां से ज्ञात करेंगे। और ये स्टूडेंट्स ये क्या है? ये इस पर लंब है। चूंकि ये बीचों बीच है, ये मध्य का स्थान है, तो अगर ये 2l है तो ये दूरी हमारा l हो जाएगा और ये दूरी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? l हो जाएगा। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। l + l क्या होगा स्टूडेंट्स? 2l होगा। तो इस तरह से चित्र बनाएंगे और हम लोग लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है। यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स माध्यम आ गया है तो इसका सीधा मतलब आप समझ जाएंगे कि ε0 की जगह पर ε रखना है।
रखा है, जिसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। जो भी दूरी होता है स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखेंगे तो सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो हम बताए थे कि कोई भी दूरी है स्टूडेंट्स, हम वो बीच से नापते हैं क्योंकि ये एक सिस्टम है। तो इस प्रकार से ये किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। अब यहाँ पर इस चीज को आइए समझते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग लगाकर समझेंगे क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि आपको ये चित्र समझ में आए। चित्र समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स तो सारी भाषाएं और सारे एक्सप्रेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। हम बताए हैं कि जहां यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या मानेंगे, एक धन परीक्षण आवेश मानेंगे। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब इसके कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा स्टूडेंट्स। ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा स्टूडेंट्स। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा E1। ऐसे ही ये इसको अपने पथ यहां से धकेलेगा स्टूडेंट्स, तो इसके कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ये सीधे उसी की दिशा में धकेलेगा इसे, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो ये इसको धकेलेगा यहां से, ये इसको क्या करेगा, धकेलेगा, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस तरफ हो जाएगी। और ये माइनस वाला है, ये चूंकि माइनस वाला है तो ये माइनस वाला उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर, क्योंकि माइनस और यहाँ पर प्लस हम माने हैं तो माइनस प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। ये हमारा हो जाएगा E2, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स E2, ये हमारा हो जाएगा E2। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इस प्लस क्यू के कारण इस पर निकालना है, इस माइनस क्यू के कारण इस पर निकालना है, फिर दोनों का परिणामी निकालना है। तो इसके लिए इससे इसके बीच की दूरी पता होना चाहिए, इससे इसके बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो दूरी को हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट, दूरी को कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, यदि इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम O दे दीजिए। A है, B है और ये मध्य बिंदु, इसका नाम O दे दीजिए। तो आप देखेंगे POB एक त्रिभुज है और ये 90 अंश है, तो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हो जाएगा, देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा इस प्रकार से है, ये P है, ये O है और ये B है, ये 90 अंश का है, ये L है, ये R है। तो स्टूडेंट्स ये 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का इस पाइथागोरस प्रमेय है, कक्षा 10 में 9 में पढ़े हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर है r का स्क्वायर और आधार यानी l का, ये हो जाएगा l स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा PB कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, PB आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये l है, ये r है, तो इस त्रिभुज में भी ये भी कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये भी आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों दूरियां समान हैं, ये दूरी समान है और ये दूरी एक ही है, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो अगर ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आता है तो ये भी हमारा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये दूरी हमारी हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी दूरी हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, जो अंडर रूट में होता है स्टूडेंट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2, क्योंकि जो अंडर रूट में होता है स्टूडेंट्स तो उस पर पावर हम क्या लगा देते हैं, 1/2। चाहे पावर 1/2 हो चाहे अंडर रूट हो, दोनों का मान एक ही होता है, दोनों एक ही होता है।
तो इस प्रकार से ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ माध्यम कहा है, तो जब माध्यम कहेगा स्टूडेंट्स तो एप्सिलॉन 0 के जगह पर एप्सिलॉन रहेगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर। अब R यहाँ प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q से P के बीच की दूरी है स्टूडेंट्स, प्लस Q से P के बीच की दूरी है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है स्टूडेंट्स, अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है तो क्या बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण इस पर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 नहीं रहेगा एप्सिलॉन रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यू है लेकिन आवेश का परिमाण लेते हैं तो माइनस नहीं रहेगा, और आर दूरी क्या है, यहां से इसकी दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो यहां से इसकी दूरी भी वही होगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लीजिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लीजिए E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो ये हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और E2 का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर प्लस, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर हो जाएगा E2 के, E1 बराबर किसके हो जाएगा E2 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का मान बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, मान लीजिए कि यहां से ये जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण है, और ये भी कोण क्या है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लीजिए कि ये जो कोण है ये थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा वेक्टर, कि अगर दो वेक्टर हैं इस प्रकार से, अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी है, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी है, तो इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, इनका परिणामी निकालते हैं इसके सिर से इसकी दिशा में ऐसे ही हम लोग एक डॉट डॉट रेखा बढ़ाएंगे, इसके सिर से इसकी दिशा में इस तरह से बढ़ाएंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहीं से इसको मिला देंगे, ये हमारा परिणामी होता है स्टूडेंट, वहीं से इसको मिला देंगे, ये हमारा क्या होता है, परिणामी होता है। परिणामी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं, ये हमारा है ए वेक्टर, ये हमारा है बी वेक्टर, ये हमारा ये वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। वेक्टर का परिणामी कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके सिर से इसके समांतर रेखा खींचते हैं,
फिर इसके सिर से इसके समांतर रेखा खींचते हैं और यहां से दोनों के पूंछ से इसको इस प्रकार मिला देते हैं। यही हमारा इन दोनों का क्या होता है, परिणामी होता है, आर होता है। और दो वेक्टरों के परिणामी का फार्मूला होता है, यदि इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, यदि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, दोनों वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा है, तो परिणामी का फार्मूला होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। स्टूडेंट्स ये चीजें आप पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं याद होगा या भूल चुके होंगे, तो इसको दिमाग में बैठा लें कि ऐसा होता है। दो वेक्टरों का परिणामी होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो ऐसे यहाँ पर एक वेक्टर ये है स्टूडेंट्स और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे स्टूडेंट, इसके सिर से ऐसे, इसके सिर से इस वेक्टर के सिर से इसके समांतर खींचेंगे, इस वेक्टर के सिर से इस वेक्टर के इसके समांतर ऐसे खींचेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से हम खींचेंगे, इसके सिर से इसके, ये जो वेक्टर है E2 के सिर से E1 के समांतर ऐसे खींचेंगे, E1 के सिर से E2 के समांतर ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार से खींचेंगे, जहां पर काटेगा स्टूडेंट, इससे इसको हम इस यहाँ मिला देंगे, यही क्या होगा, इन दोनों का परिणामी होगा। यही क्या होगा, यही हमारा इन दोनों का परिणामी होगा। तो इसको हम नाम देंगे E। मान लीजिए कि ये परिणामी है, वो क्या है, E है, इसको हम नाम देंगे E स्टूडेंट्स। यह इन दोनों का क्या है, परिणामी है और ये इसके समांतर होगा। ये जो परिणामी की रेखा है ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। ये जो रेखा है ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। आइए इसको समझते हैं। इस तरह से है ये, इस तरह से है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये इसके क्या होगा, समांतर होगा। तो जब ये इसके समांतर होगा स्टूडेंट्स, ये इसके समांतर होगा, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। संगत कोण है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े हैं इस प्रकार से, ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोण। तो अगर ये कोण थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये कोण भी थीटा है तो यह भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। आप लोग पढ़े हैं संगत कोण और एकांतर कोण, आप लोग पढ़े हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण है। यहाँ पर ये वाली रेखा, ये वाली परिणामी की रेखा इसके समांतर होगी। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये और ये संगत कोण है और ये एकांतर कोण है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2 थीटा। पूरा कोण, दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। दोनों वेक्टर के बीच का कोण स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 थीटा। इन सब चीजों को बहुत ही आराम से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैथमेटिकल टर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को आसानी से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, संगत कोण है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, दोनों को, जो पूरा दोनों के बीच का कोण, इसके और इसके बीच का कोण, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब दो वेक्टर के बीच का कोण 2 थीटा है और उनका परिणामी E है, तो परिणामी का फार्मूला होता है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से हो जाएगा P पर, हम लिखेंगे P पर परिणामी, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, परिणामी यहाँ R था, इस वाले में R है, इस वाले में E है। E बराबर अंडर रूट यहाँ पर a स्क्वायर है, पहला वेक्टर ये है, दूसरा b है,
यहाँ पर पहला वेक्टर E1 है, दूसरा E2 है, तो यहाँ हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास, यहाँ पर दोनों के बीच का कोण थीटा था, यहाँ पर दोनों के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है। दोनों के बीच का कोण क्या है स्टूडेंट्स, 2 थीटा है। देखिए इन चीजों को आसानी से समझेंगे। R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण थीटा था तो कास थीटा, और यहाँ पर दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है तो हम 2 थीटा रखेंगे। और a के जगह पे E1 है, b के जगह पे E2 है, तो a स्क्वायर के जगह पे E1 स्क्वायर, b स्क्वायर के जगह पे E2 स्क्वायर, 2ab कास थीटा तो 2E1 E2 कास 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है। यहाँ पर परिणामी R है, यहाँ पर परिणामी E है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखेंगे E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। E1 और E2 आपस में बराबर है, तो आप चाहें तो E1 के जगह पर E2 का मान रख सकते हैं या E2 के जगह पर E1 का मान रख सकते हैं। E1 के जगह पर E2 रख सकते हैं या E2 के जगह पे E1 रख सकते हैं। तो चलिए हम इस पूरे में E2 के जगह पर E1 रखते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो E2 के जगह पर हम क्या रखेंगे, E1 रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से देखेंगे स्टूडेंट्स, E हमारा हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 के जगह पर भी हम क्या रखेंगे, E1 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा E1 स्क्वायर। क्यों रखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तो बराबर है तो हम किसी को भी रख सकते हैं। तो प्लस 2E1 इंटू E2 के जगह पर क्या रखेंगे, E1, ये हो जाएगा E1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो E बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस ये दोनों जोड़ेंगे 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2E1 स्क्वायर कास 2 थीटा। देखिए ये दोनों का गुणा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, कास 2 थीटा। तो E बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से E1 स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन नहीं लेंगे, E1 स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 2 कास 2 थीटा। देखिए E1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां से E1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो E1 स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 बचेगा, प्लस E1 स्क्वायर बाहर आएगा तो 2 बचेगा कास 2 थीटा। अब E बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, E1 का स्क्वायर है तो अंडर रूट में जिसका स्क्वायर होता है बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा E1, और अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस 2 कास 2 थीटा, 2 प्लस 2 कास 2 थीटा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं कास 2 थीटा का फार्मूला, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, कास 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा का ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं, हमें इसका काम है कास स्क्वायर थीटा का, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये 3 फार्मूले होते हैं। तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये होता है। तो हम कास 2 थीटा की जगह पर स्टूडेंट्स ये वाला पुट कर देंगे। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा E बराबर E1 अंडर रूट 2 प्लस 2 कास 2 थीटा के जगह पर रखेंगे स्टूडेंट्स 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट में कास 2 थीटा के जगह पे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से स्टूडेंट E बराबर हो जाएगा E1 अंडर रूट 2 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4 कास स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कट जाएगा, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा। प्लस 2 और माइनस 2 यहाँ का ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कट जाएगा।
तो इसके बाद यहां पर देखेंगे E बराबर हो जाएगा E1 गुणे, अब ये अंडर रूट में बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां पर देख लीजिए E1 अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा E1 के जगह पर समीकरण 1 देखेंगे आप लोग, समीकरण 1 बताया गया था। E1 के जगह पर हम समीकरण 1 का मान रख देंगे। समीकरण 1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण 1 का मान ये है, गुणे 2 गुणे, देखिए गुणा 2 है, फिर गुणा cos थीटा। अब स्टूडेंट्स हमको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे। तो यहां से हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब होगा और ये होगा आधार, और ये 2l है तो ये l होगा स्टूडेंट। सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, आधार हमारा l है बटे कर्ण हमारा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कर्ण हमारा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा के जगह पे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा के जगह पर लिखेंगे L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q गुणे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2l का, 2 और l का गुणा करा देंगे, Q गुणे 2l हो जाएगा, Q गुणे 2l बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये है, और अंडर रूट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा Q इंटू 2l हो जाएगा और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम मान लें कि यदि हम मान लें हमारा R जो है वो L से क्या है, बहुत बड़ा है, और L क्या है, दो ध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है, अति अल्प होता है। तो हमारा मान लें कि R हमारा L से बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर L से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर R L से बड़ा है तो R स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम वही उदाहरण फिर देना चाहेंगे, हमारा 10 1 से क्या है, बड़ा है, 10 1 से बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और 100 में आप अगर 1 को जोड़ेंगे तो ये 101 लगभग 100 ही होता है। अब ये तो छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल पर मान लीजिए 10,000 है, 10,000 है और इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो ये लगभग 10,000 के ही बराबर होगा। अगर ये 1 लाख है, इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो लगभग वो हमारा 1 लाख के ही बराबर होगा। अर्थात बहुत बड़े में अगर बहुत छोटा जोड़ेंगे, बहुत बड़े में अगर बहुत छोटा जोड़ेंगे तो वो लगभग बहुत बड़े के ही बराबर होता है। अगर हम बहुत बड़े में बहुत छोटा जोड़ेंगे तो लगभग में वो बहुत बड़े के बराबर होता है। यहाँ पर R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, तो अगर हम R स्क्वायर में L स्क्वायर को जोड़ेंगे, बहुत बड़े में बहुत छोटा जोड़ेंगे, तो ये लगभग हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, R स्क्वायर के ही बराबर होगा। क्योंकि बहुत बड़े में अगर हम 1 लाख में 1 जोड़ दें तो ये लगभग 1 लाख के ही बराबर होगा, लगभग 1 लाख के बराबर होगा। क्योंकि 1 लाख और 1 में बहुत अंतर है, ये इससे बहुत बड़ा है, तो वो लगभग में 1 लाख के ही बराबर होगा, वो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़े में बहुत छोटे को जोड़ेंगे तो लगभग बहुत बड़े के ही बराबर होगा। तो जहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है स्टूडेंट्स, वहां पर हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L,
Q इंटू 2L क्या होता है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो Q इंटू 2L की जगह पर लिख देंगे P, Q इंटू 2L की जगह पर लिख देंगे P, और बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, R स्क्वायर, गुड़े R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट में भी क्या रखेंगे, R स्क्वायर। तो यहाँ से E बराबर स्टूडेंट्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे R स्क्वायर गुड़े, ये हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर है तो अब बाहर आएगा तो R बचेगा, बाहर आएगा तो R बचेगा। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे R स्क्वायर, और R का गुणा कराएंगे इसमें तो हो जाएगा R क्यूब। अब ये एप्सिलॉन है, हमको पता है कि K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, और यहां से बार बार आपको बताया हूं कि एप्सिलॉन बराबर होता है K एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन इधर आएगा तो K एप्सिलॉन 0, तो जहां एप्सिलॉन लिखा वहां K एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। प्रोसेस हमारा लंबा है लेकिन हमारा प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत ईजी है, प्रोसेस हमारा बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखेंगे ये हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर K एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P बटे R क्यूब। ये हमारा किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है निरक्षीय स्थिति में। अब स्टूडेंट्स ये चीजें हैं, अब मान लें कि माध्यम हमारा वायु हो, यदि माध्यम वायु हो, माध्यम वायु हो या माध्यम हो ही ना, यदि माध्यम वायु हो या माध्यम हो ही ना, तो वायु के लिए K का मान 1 होता है स्टूडेंट, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा, इसी को लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि K का मान 1 होता है, 1 छिपा होता है, P बटे R क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इतना हम लोग लिख देंगे एग्जाम में, पूरा 5 का 5 नंबर हमको मिलेगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R क्यूब। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और लंबा होने के साथ साथ इसके जो प्रोसेस हैं थोड़े घुमावदार हैं, तो आप इसको रिवर्स करके थोड़ा देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करके सब आपको बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी कमेंट कीजिए, हम उसमें भी सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।